हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, अब तक हमने संख्याओं के इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट हमने पढ़े। आज का जो सेशन है वो योग पर आधारित प्रश्नों का सेशन है और इसमें हम कुछ विभिन्न प्रकार के टाइप को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। योग से संबंधित प्रश्न में सबसे पहले हमें पढ़ना है वो हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न पढ़ने हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न पढ़ने हैं। दूसरा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न पढ़ने हैं। तीसरा टाइप, प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर प्रश्न पढ़ने हैं। तो ये हमें 3 टाइप योग से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न और प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर प्रश्न। ये 3 प्रकार के प्रश्न हमें पढ़ने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। और चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या है इसमें। पहला हमें पढ़ना है क्या, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो हम एक प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ, उसे देखिए, फिर हम इसकी डिटेल को पहले समझते हैं। इसमें से जो भी इसका सार है, जो इसका फार्मूला है, कहाँ से कैसे क्या आता है, वो सारी चीज़ समझते हैं। पहले तो एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको ये नेचर समझ में आ जाए कैसे प्रश्न आते हैं। तो इसमें जैसे सीधा सीधा हम लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्या ऐसे लिख देते हैं, ऐसे करके लिखा होता है और लास्ट में कुछ संख्या दी होती है। सपोज कर लिए 205 लिखा हुआ हो और ये कह दिया गया कि इसका योग ज्ञात करें, है ना, इसका योग कितना होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक संख्या है 205 तक, ये और भी बड़ी हो सकती है। ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए हम इसे जोड़ नहीं सकते, बहुत वक्त लगेगा। तो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला विधि का प्रयोग करते हैं, वैकल्पिक विधि, फार्मूले विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए तो पहले फार्मूले को समझते हैं, फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं जैसा कि ये एक ऐसा जो श्रृंखला ये दिख रही है, ये किस प्रकार की श्रृंखला है, ये समांतर श्रेणी की श्रृंखला है। एक तरीके से किस प्रकार की समांतर, ये जो श्रृंखला आप देख रहे हैं जो इसमें बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, ये किस प्रकार की श्रृंखला है, ये एक समांतर श्रेणी की, ठीक है, ये एक श्रृंखला है। समांतर श्रेणी का तात्पर्य होता है एक ऐसी श्रृंखला इस तरह से लिखी हुई जिसके हर पद के बीच में जो अंतर है, गैप है, वो समान होना चाहिए। आप देख सकते हो 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है। इस तरह से सभी पदों में आप देख सकते हो, किसी भी 2 पद को ले लीजिए, उसके बीच में जो अंतर है जिसको हम सार्वांतर कहते हैं, वो कितना है, 1 है।
तो ऐसी जो श्रृंखलाएं होती हैं, ऐसी जो श्रेणी लिखी होती हैं, वो समांतर श्रेणी होती हैं। और समांतर श्रेणी को हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए इसके जो दो फार्मूले हैं, एक तो nवां पद निकालते हैं, जो nवां पद जिसको L भी कहते हैं, nवां पद या अंतिम पद, अंतिम जो लास्ट में ये होता है ना, जैसे यहाँ पे 205 लिखा हुआ है, इसे क्या कहेंगे हम? L कहेंगे, nवां पद है ये हमारा। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। पहले ध्यान से देखें, अभी मैं बता देता हूँ इसमें एक एक टर्म क्या क्या चीज़ें हैं, तो कन्फ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी यहाँ पर कि आप कन्फ्यूज रहें इसमें। ये nवां पद है जिसको यल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और यन, अब हमें तो योग पढ़ना है, योग, तो हमें योग का फार्मूला चाहिए, इसकी हेल्प होगी अभी, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो बेटा योग के लिए जो n पदों का योग होता है, n पदों का योग अगर ज्ञात करना, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा आपको? उसके लिए होता है n/2 2a n-1 इंटू डी। ये फार्मूले दोनों समांतर श्रेणी में होते हैं। ये nवां पद यानी कि यल ज्ञात करने के लिए, और दूसरा n पदों के योग के लिए। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा सरल करते हैं और आसान बनाते हैं ताकि वो हमें याद रह सके और हम हर तरीके के एग्ज़ाम में इसका प्रयोग कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका योग ही पूछा जाता है अधिकतर। तो चलिए इसको सरल करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर d इससे मैच करता है, n-1 इससे मैच करता है, प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस मैच करता है, और यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है ना, एक a यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पे कुछ रिफॉर्म करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर आ जाए और उसके स्थान पर हम कुछ यल को लिख सकें। चलिए देखिए क्या करते हैं, 2a जो लिखा है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस a लिखने से क्या हो जाएगा, 2a दो जगह बट गया, प्लस और शेष n-1 इंटू डी, ये आप ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए दोस्तों, a प्लस यहाँ से यहाँ तक को देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक, आपने यहाँ से यहाँ तक क्या देखा कि a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, यल कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, l लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा बनकर क्या तैयार हो गया। n क्या है दोस्तों, n है टोटल पद, यानी कुल कितने पद हैं, यहाँ से ले करके यहाँ तक कुल कितने पद हैं, ये है n, ठीक है। l क्या है, l है आपका अंतिम पद और a आपका है प्रथम पद। तो इसको अगर हम भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे, कुल पद, कुल पदों की संख्या, ब्रैकेट में a क्या है, प्रथम पद है, l क्या है आपका अंतिम पद है, अंतिम पद है, ठीक है। और बटे में ये जो 2 यहाँ लिखा है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये है आपके इस समांतर श्रेणी के पदों को हल करने के लिए, यानी इनका योग निकालने के लिए ये फार्मूला आपको प्रयोग करना होगा। कुल पद आपको लिखना है, कुल कितने पद हैं, प्रथम पद लिखना है, और अंतिम पद के साथ उसको क्या करना है, जोड़ना है, 2 से भाग करना है, और फिर ये सब पूरा हल करने पर यह इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका फार्मूला। अब यहाँ पर जो यूज हुए कुछ चीज़ों को हम चाहें तो, आप चाहो तो नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कि अब हमने कुछ यहाँ नोट भी कर दिया है कुल पद। तो यहाँ पर यूज में जो a आया, ये आपका a प्रथम पद है, यानी किसी भी श्रेणी का पहला पद a कहलाएगा। यानी जैसे यहाँ पर 1 है, 1 आपका क्या है, a है, पहला पद है। n आपने देखा, n भी आपको मिला। n क्या है दोस्तों,
यन इसमें कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं वो आपका यन कहलाता है। जैसे यहाँ से देखेंगे तो चूँकि ये क्रम से लिखा हुआ है तो 205 ही पद होंगे, है ना, यानी यन भी 205 है। लेकिन अगर एक क्रम से नहीं होता तो शायद जैसे 2, 4, 6, 8, 10 लिखा होता तो पदों की संख्या कम होती। अंतिम पद तो अलग होता है मगर पदों की संख्या कम होती। तो जब हम प्रश्न हल करेंगे तो वो और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो यन क्या होगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। ये हो गया आपका n। एंड d क्या है, d हमारा है सार्वधातुक, यानी पदों में कितना अंतर है, बीच के उनके गैप कितने हैं, एक एक का गैप है तो d होता है, ठीक है दोस्तों। और एक शब्द, एक टर्म और रह गया यल, ये आपका अंतिम पद है, अंतिम पद है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पूरा फार्मूला था। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फार्मूला निकालने को पेपर में तो नहीं आता है मगर ये जानना था कि ये कैसे आता है, कैसे बनता है। ये जो 2 फार्मूले हैं ये आप पढ़े होंगे, पहले से पढ़ रखे होंगे। ये इंटर में आई थिंक मिला होगा आपको, जब आपने साइंस साइड पढ़ा होगा तो इंटर में मिला होगा। और आज बहुत सारी चीज़ों में बदलाव है तो हो सकता है ये और भी हाई स्कूल या 10th स्टैंडर्ड में मिल रहा हो। फ़िलहाल ये बहुत ही जनरल फार्मूला है, इसे आपने पढ़ा ज़रूर होगा। इसी पर बेसिस है और इसको हमने इस तरह से रिफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था फार्मूला। अब इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान देना है। कुछ प्रश्नों में क्या होता है कि ये अंतिम पद नहीं दिया होता है यल। तो दोस्तों, अगर अंतिम पद नहीं पता होगा तो हम योग कैसे निकालेंगे, कुल पद दिया हो या प्रथम पद, अंतिम पद ना पता हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अंतिम पद का भी फार्मूला यहाँ से समझ लेते हैं, कैसे निकालते हैं उसका भी फार्मूला हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अंतिम पद कैसे ज्ञात करेंगे वो हम समझते हैं। इसे हम इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों, अंतिम पद क्या होता है, यल होता है ना। और आपने देखा था यल आपको कहाँ मिला था, यल आपको कहाँ मिला था, इस फार्मूले में मिला था ना। यल बराबर a + n-1 × d, यहाँ पर यल मिला था, ठीक। और इसमें देखिए यन भी है। तो अगर हम यहाँ से यन निकाल लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पदों की संख्या को निकालने के लिए कुल कितने पद हैं ये ज्ञात करने के लिए हमें यन चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो हम क्या करेंगे, ये को हम इधर लेकर के आएंगे, a हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, a इधर आएगा तो यल - a हो जाएगा ऋण में, ठीक है। इधर धन में देखिए a छिपा हुआ यहाँ पर, इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, बराबर n-1 × d, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, ये d जो है n-1 के साथ गुणे के रूप में है, d को हटाएंगे तो ये इसके साथ इधर आएगा और भाग में जाएगा। तो आप देख सकते हैं l-a भागे d n-1। अब हमें यन चाहिए ना, तो इस 1 को भी हमें हटाना होगा। तो 1 को भी अगर इधर हम ले आते हैं दोस्तों, तो देखिए कैसे लिखते हैं, 1 को यहाँ पर ला करके +1 लिख देंगे और इधर बचेगा सिर्फ यन। तो ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब अगर इसे हम सभी पदों के नाम को लिख दें कि यल क्या है, ए क्या है, डी क्या है, तो देखिए किस रूप में बन जाता है। यन को हम पहले लिख लेते हैं। यन क्या है, आपका पदों की संख्या है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यन यानी कि पदों की संख्या। चलिए यहाँ लिख देते हैं, पदों की संख्या। यल पदों की संख्या क्या है, यन है, यन भी लिख लें। और यल क्या है आपका, अंतिम पद। -a प्रथम पद,
बटे में डी क्या है, सर्वांतर, और इसमें एक प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पर हम लिखेंगे वो +1। तो आपका ये फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, ये पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला है ये। ठीक, और अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आता है तो आप अच्छे से आता होगा तो आप इसे ही लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक फार्मूला ही है जो हमने सबसे पहले लिखा था, वहाँ से भी इसको लोग सॉल्व कर लेते हैं। मगर क्या है कि कई बार हमें आसान से आसान चाहिए होता है, तो ये और आसान हो जाता है कि हाँ हम किस तरीके से पदों की संख्या को ज्ञात कर लें डायरेक्ट वैल्यू रख करके, लेकिन ये सब हमें याद करना होगा। चलिए, तो फिर हम इस तरह के प्रश्नों को कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पहले हम दोनों फार्मूलों को यहाँ नोट कर देते हैं एक तरफ, फिर हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। अभी हमने जो फार्मूले पढ़े वो क्या थे, इनका योग का प्रश्न, जो योग का फार्मूला था आपका, योग क्या है, तो योग का फार्मूले में था कुल पदों की संख्या गुणे यहाँ पर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और अपान में 2। एक तो ये फार्मूला आपको मिला, कुल पद गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद। और एक हमें यन मतलब कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या अगर ज्ञात करनी है, यन को ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी हो यन, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो आपका है अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे में इसका जो डी था सार्वांतर और प्लस 1। तो ये था आपका फार्मूला। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जैसे ये आपका क्या है, ये डी है, और ये आपका क्या है, अंतिम पद यल है, ये आपका क्या है, ए है। तो ये कंफ्यूज ना करें, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब इसी फार्मूलों के बेस पे हम कुछ प्रश्न लेते हैं और उसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसे हमने पहला लिखा था, इसको आप लिख लीजिए। चलिए, मान लीजिए हम 555 बार लिख लिया हमने। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसका योग ज्ञात करना कि योग क्या होगा। तो योग के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो कुल पद, तो देख सकते हैं दोस्तों कुल पद इसमें कितने, एक से लेकर के क्रम से जा रहे हैं ना, तो 555 पद ही तो होंगे ना। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो कुल कितने पद होंगे, कुल कितने टर्म है यहाँ पे, 555 ही है। तो कुल पदों की जगह क्या हो जाएगा, 555। प्रथम पद आपका 1 है और अंतिम पद भी आपका क्या है दोस्तों, 555 ही है, सॉरी 555 और बटे में 2, फिर 555 और ये हो जाएगा जुड़कर 556 और ब्रैकेट हट जाएगा जोड़ने के बाद बटे 2, सॉरी 555। अब हम क्या करेंगे, 2 से पहले भाग कर लेते हैं। तो 555 तो विभाज्य है नहीं, 556 को विभाज्य करते हैं। 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 14, 1 15 और 2 8 16। तो इस तरीके से 555 गुणे 278 ये आपका अंतिम रूप से आया। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं। तो 555 और 5 8 40
0 हासिल 4, 5 सते 35, 4 39, 3 5 दूनी 10, 3 13। दोस्तों ये आता है आपका आंसर 15 42 90। ये आपका योगफल आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या था, सर्वांतर यानी बीच का अंतर एक एक का था, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका ये प्रश्न आया, इस तरीके से सॉल्व हुआ। लेकिन मान लीजिए किसी प्रश्न में थोड़ा सा दूसरे टाइप का अंतर हो, बीच में से लिखा जाए ऐसे, इस तरह का प्रश्न हो, मान लीजिए थोड़ा सा इसको, ये ऐसा प्रश्न हो 13 + 15 + 17 प्लस ... 125 तक, है ना। तो अब यहाँ पर तो देख सकते हैं 2-2 का अंतर है, 2-2 का गैप है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें जो कुल पद हैं वो 125 होंगे। कुल पद 125 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2-2 के अंतर है भाई। 13 के बाद 15 आ जा रहा है, 15 के बाद 17 आ जा रहा है, क्रम से थोड़ी हैं, क्रम से नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। प्रथम पद है हमारे पास 13 और अंतिम पद भी है 125, लेकिन कुल पद नहीं मालूम है। तो हमें पहले कुल पद यानी ये पदों की संख्या, ये वाले फार्मूले से n निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों n निकालते हैं तो n बराबर क्या होगा, अंतिम पद। देखिए n बराबर है अंतिम पद, यानी ये अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे में जिसका d है। अंतर देखिए कितना है, 15 में से 13 गया, अंतर कितना है, 2 का अंतर है ना, बटे में 2 और प्लस 1। फार्मूले से देख सकते हैं दोस्तों। अब हम पहले माइनस कर लेते हैं। तो 125 से 13 को घटाइए, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 2 में से 1 गया 1 और 1 बटे 2 प्लस 1। अब 2 से भाग कर लीजिए, तो 2 पंचे 10, 1 11 और 2 छक्के 12। तो ये आ गया 56 प्लस 1। तो इस तरीके से पदों की संख्या हो गई 57। कितनी हो गई, 57 पदों की संख्या। n आ गया आपका 57 आ गया दोस्तों। तो अब हम योग निकाल सकते हैं आसानी से। योग कितना होगा देखिएगा, योग हो जाएगा आपका कुल पद 57, फिर प्रथम पद हमको लिखना है हमारा 13, फिर आपको अंतिम पद लिखना है वो है 125 और बटे में 2 लिखना है। फिर आगे 57 गुणे 13 और 125 का जोड़ ऐड करिए, देखिए कितना आता है, 5 3 8, 2 1 3 और 1 बटे 2। अब 2 से इसको भाग कर लें, 2 छक 12, 1 13, 2 9 18, फिर 57 गुणे 69। अब 57 को 69 से गुणा करते हैं और आपको आंसर आपका मिल जाएगा 9 सते 63 हासिल आया 3, सॉरी 6 और 9 पचे 45, 45 और 6 51, 6 सते 42 का 2 हासिल आया 4, 6 पंचे 30 और 4 34, 3 3 5 4 9 3। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है 3 9 3 3। तो ये योगफल आपका हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक प्रकार का ये प्रश्न भी आता है जहाँ पे हमें n ज्ञात करना होता है। और अगर ऐसा दिया हुआ तो n ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर प्रश्न काफ़ी बड़ा देता है तो वहाँ पर पदों की संख्या भी दे देता है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना होगा कि अगर योग ज्ञात करना है तो आपको कुल पद चाहिए, प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए। अगर इन सभी में से कोई भी एक चीज़ मिस है, नहीं ज्ञात है, तो आपको ज्ञात करना होगा। और उसके बारे में प्रश्न में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू जरूर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का प्रश्न है। इसमें एक तरीके का प्रश्न और भी कई बार आता है, उस पर हम भी उसका भी हम एक एग्जाम्पल हल कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, कैसा आता है वो प्रश्न, ऐसा शायद होता है 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 + 7 -8 + 9, कुछ ऐसा प्रश्न होता है वो, और डॉट डॉट करते करते +99 - 100 तक, कुछ ऐसा प्रश्न होता है आपका। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्रश्न दो प्रकार से चलता है, एक प्लस में नंबर, दूसरा माइनस में नंबर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक, फिर ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, और ये क्रम से लिखे हुए नंबर हैं। ऐसे प्रश्न को दोस्तों हल करने के लिए, चूँकि हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न जो पढ़ा, उसमें सबसे पहले आपने देखा क्या, समांतर श्रेणी के बारे में जाना। समांतर श्रेणी हमेशा धनात्मक वे में योग करते हुए चलती हैं, और यहाँ पर ये ऋण की संख्याएं भी हैं। तो इस तरह से प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखना है कि इसमें दो दो श्रेणियाँ एक साथ हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है। तो हमें उन दोनों को क्या करना है, अलग अलग कर लेना है, बस इतना सा काम करना है। तो अगर हम अलग अलग करते हैं तो देखिए कैसे, इसे हमने 1 लिया, फिर +3, धनात्मक वाली श्रेणियों को हम अलग कर लेते हैं, 5 7 9, और इधर हमारा 99, ये हमने इसको अलग कर लिया। ठीक है दोस्तों, और इधर बाकी बची हुई श्रेणियों को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो दूसरे में देखिएगा क्या है, -2 है, -4 है, -6, -8, और इधर डॉट 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 करते करते -100 तक। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी पदों में माइनस है, सभी में। तो अगर ब्रैकेट के पहले यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लें, तो अंदर के जो ये पद हो जाएंगे, लिखेंगे, वो सब धनात्मक हो जाएंगे, और हम ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 एंड 8, और ऐसे करते करते 100 तक हम इसे धनात्मक लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। जैसे अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस में 2, माइनस में 4, -6, -8, -100 है, ये आपका धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये सभी क्या हो गए, प्लस हो गए। अगर आपको लगता है कि कैसे, तो अगर हम ये ब्रैकेट हटा दें दोस्तों, तो इस माइनस से अंदर गुणा होगा ना, तो माइनस से गुणा होगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और फिर से वही संख्याएं हमें मिल जाएंगी जो हमारी पहले लिखी हुई थी। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं कि हमारे पास दो सीरीज अलग अलग हो गई, एक ये और दूसरी ये। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका योगफल अलग निकालेंगे और इसका योगफल अलग ज्ञात करेंगे, और फिर माइनस से बीच में तो दोनों को घटा देंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पर पहला पद देखें, अगर प्रथम पद इसमें, तो प्रथम पद 1 है, अंतिम पद क्या है दोस्तों, 99 है। इसमें भी प्रथम पद 2 है और अंतिम पद 100 है। मगर समस्या क्या है, कुल पद की समस्या है। यहाँ पे कुल पद कितना है नहीं पता है, और यहाँ पर कुल पद कितना है ये भी नहीं पता है। तो दोस्तों इसका कुल पद हम निकालते हैं और इसका भी कुल पद निकालते हैं, यानी कि यन हमें यहाँ पे मालूम करना होगा कि यन कितना है। पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। तो यन कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर यन देखिए कितना है, 99 है ना, और यहाँ पे 1 है। तो अंतिम पद कितना है, 99। हमने अंतिम पद को लिखा देखिए, और फिर माइनस प्रथम पद, और सर्वांतर, इसमें अंतर कितना है, 2 का अंतर है, देख सकते हैं दोस्तों, +1। तो यन यहाँ पर कितना होगा, 99 में से एक अगर घटा दें, 99 से एक घटा दें, 98 बचेगा। 98 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 98 को 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 49 आएगा, 49 आएगा। ठीक है, और 49 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 50। तो दोस्तों इधर 50 पद हो गए। देखिए ये तो हमने सॉल्व करके बताया तो बहुत आसान था, वैसे भी आप समझ जाते कि 1 से लेकर के टोटल 100 ही पद हैं। अगर लगातार लिखें 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं ना, ऐसे तो लिखा हुआ है। ऋण और धन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 कैसे लिखे हुए हैं, क्रम से, और कहाँ तक, 100 तक लिखा हुआ है। तो
जब 100 तक लिखा हुआ है और हम अलग अलग जब कर रहे हैं तो एक इसमें लिख रहे हैं धन वाले पद को, ऋण वाले को इधर लिख रहे हैं, यानी आधा आधा बांट दिया ना, तो 50 इधर हो गए, 50 उधर हो गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये 50 आया है, इधर भी 50 ही आएगा। यन का मान अगर इधर आप ज्ञात करेंगे दोस्तों इसी तरीके से, तो देख सकते हैं इधर भी आपका यन का मान, चलिए ये भी हम सॉल्व कर देते हैं, ये भी 50 आएगा दोस्तों। तो 100 अंतिम पद माइनस प्रथम पद 2, और इसमें भी 2 2 का अंतर है, प्लस 1। 100 में से 2 गया 98, और इसको भी देखिए वही चीज़ आ रहा है ना, ये भी 49 आ जाएगा, 49 49 प्लस 1, और ये भी क्या आ जाएगा दोस्तों 50 पद इधर भी आ गए। तो यहाँ भी 50 पद है, इधर भी 50 पद है। अगर आपको ये आप समझ जाते हैं तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको वहाँ एग्ज़ाम में। हमें पदों की संख्या निकालनी होती है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा फार्मूला यूज करें। अगर हमें ऐसी कोई अपनी टेक्निक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे जैसे यही प्रश्न है, इसमें क्या है, अगर आप 2 जगह इसको आधा आधा बांटेंगे तो क्या होगा, एक में 50 दूसरे में भी 50 है ना, आसानी से ये चीज़ अलग अलग हो जाएगा। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें योग पता करना है। तो दोस्तों योग क्या होगा, इसका योग, इस इधर वाले का योग क्या होगा, इस पार्ट का। तो कुल पद इसके कितने निकल के आए 50, और इसका प्रथम पद क्या है दोस्तों 1, अंतिम पद इसका क्या है 99 अपान में 2, 99 और 1 कितना हो गया दोस्तों 100। ठीक है, अब इसको हम भाग कर देंगे, 25 आ जाएगा, और 25 और 100 का गुणा 2500 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इधर वाले पार्ट का ये योग आ गया। इधर वाले पार्ट का हम योग देखते हैं दोस्तों कितना आता है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कुल पद हमारे पास 50 है, प्रथम पद 2 है, और अंतिम पद हमारा 100 है, और अपान में 2। इसका योग हो जाएगा 102। ठीक है दोस्तों, अब इससे हम इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये आ गया 25। 25 और 102 का गुणा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, तो इसका गुणा ये हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा कि इधर वाले खंड का योग आया 2500 और इधर वाले खंड का योग आया 2550 आया। आपने अब इसको हम थोड़ा ऊपर आइए, देखिए यहाँ पर ये हमने जब अलग अलग किया तो बीच में क्या लगा हुआ दोस्तों ऋण, तो इसका योग क्या आया है अंत में देखिएगा। कुल योग जो हम निकालेंगे, अगर टोटल पूरे प्रश्न का योग अगर ज्ञात करें, संपूर्ण योग की बात करें यहाँ पर कि संपूर्ण योग कितना आता है आपका, पूरे प्रश्न का हल कितना आएगा, तो इधर वाले खंड का योग आया 2500, बीच में माइनस से ऋण है, और इधर वाले खंड का योग आया दोस्तों 2550। और अगर घटाते हैं तो ये संख्या बड़ी है आपकी, इसमें से ये संख्या घटानी होगी आपको, तो 50 आ जाएगा ना, और चूँकि इसमें से घटा रहे हैं इसलिए ये संख्या आंसर में ऋणात्मक के रूप में आएगी। तो इसका योग दोस्तों क्या आएगा, ऋण 50 आएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं दोस्तों कि ये 2500 है, जो प्लस में थे नंबर धन वाले, और जो ऋण वाले नंबर इधर लिखे थे हमने वो 2550 है। तो ज़्यादा कौन हुआ, ये ज़्यादा हुआ ना, कितना 50 ज़्यादा है, और चूँकि ऋण वाली संख्या है जो 50 ज़्यादा है तो ऋण 50 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, ऐसा भी इस नेचर का भी, जिसमें 2 प्रकार की संख्याएं चलती हैं, श्रेणी में होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न का पहला खंड। शेष इसके 2 खंड और बचे हैं, वो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।